फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द सक्सेस टेक्निकल में। जल्दी से जल्दी दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको बिल्कुल मज़ा आने वाला है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अपन स्टार्ट करने वाले आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके दिमाग की खिड़कियां खोल देंगे। तो ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों एक एक क्वेश्चन को। दोस्तों, यदि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन कहीं भी नजर आए, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कहीं पर भी नजर आए, तो उस क्वेश्चन में बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद मत करना। उस क्वेश्चन को पलक झपकते ही हल करना। यदि आपका इस प्रकार का क्वेश्चन आए, उसमें कितने भी रेजिस्टेंस आपके लगे हुए हो, कितने भी प्रतिरोध आपके लगे हुए हो, उस क्वेश्चन को आसानी से हल करना, बिल्कुल पलक झपकते उस क्वेश्चन को हल करना। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपके कई प्रतिरोध जुड़े हुए हो और उन प्रतिरोधों का कनेक्शन किसमें हो दोस्तों, उन प्रतिरोधकों का कनेक्शन यदि मिश्रित में हो, मिश्रित का मतलब वो यदि श्रेणी में भी है और वो यदि समांतर में भी है, तो ऐसे प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध निकालने के लिए अपन को करना पड़ेगा R इंटू एन बटे एन। क्या करना पड़ेगा? R इंटू एन बटे एन। R का मतलब प्रतिरोध। तो आपके ये जो प्रतिरोध है वो कितना है आपके पास? तो R बराबर 100, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास 100 इंटू प्रतिरोधों की संख्या कितनी है? तो प्रतिरोधकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 कितनी है? 6 है ना, बटे एन। एन मतलब प्रतिरोधकों की संख्या, तो प्रतिरोधकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 कितनी है? 6। तो 6 यहां पर आ गया, 6 से 6 कट गया, बचा कितना? 100। तो यहां पर होगा आपके 100 ओम। तो ऐसा क्वेश्चन यदि आपके आ जाए जिसमें आपके समान मान के प्रतिरोध लगे हुए हो और वहां पर आपके मिश्रित संयोजन हो, यानी श्रेणी में भी हो और समांतर में भी हो, और समान मान का यदि प्रतिरोध है, तो वहां पर आंख बंद करके R इंटू एन बटे एन कर देना। वहां पर आपका उत्तर सीधा आ जाएगा। आपके हाल प्रभाव आ जाए तो हाल प्रभाव केवल एसी और डीसी करंट को मापता है। यदि हाल प्रभाव की जगह पर वो केवल टॉर्क परीक्षण दे, क्या दे? टॉर्क परीक्षण यानी टॉर्क टेस्टर। तो टॉर्क टेस्टर जो है आपके वो वोल्टेज बताता है एसी और डीसी का। लेकिन यदि हाल प्रभाव आ जाएगा तो वहां पर आपको करना पड़ेगा एसी ऑब्लिक डीसी धारा। यदि आपके केवल टॉर्क परीक्षण आए तो वहां पर करना पड़ेगा आपको एसी ऑब्लिक डीसी वोल्ट। तो यहां पर हॉल प्रभाव है तो इसलिए अपन को करना पड़ेगा एसी ऑब्लिक डीसी। 3 कोर फ्लेक्सिबल जो केबल होती है, फ्लेक्सिबल केबल का उपयोग हमेशा लाइट एंड फैन के लिए ही किया जाता है, पावर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। यदि पावर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो वहां पर 3 फेज होंगे। तो यहाँ पर कोर तो 3 है लेकिन फेज कितना है? 1। कोर तो आपके 3 है लेकिन फेज कितना है? 1। तो ये आपकी 1 कोर, ये आपकी 2 कोर, ये आपकी 3 कोर। तो 3 कोर फ्लेक्सिबल में न्यूट्रल का रंग होता है। R जो रंग होगा रेड, ये होगा फेज का। किसका होगा? फेज का। और जी यानी कि ग्रीन जो होगा आपके हरा, ये होगा किसका? ये होगा अर्थ का। किसका होगा दोस्तों? अर्थ का होगा। ध्यान से देखना, ये होगा अर्थ का। और आपके ब्लू बी यानी कि ये आपके नीला जो होगा वो होगा आपके न्यूट्रल का। किसका होगा? न्यूट्रल का। यानी फ्लेक्सिबल जो आपके केबल है उसमें आपके 3 कोर है, ये आपके सिंगल फेज के लिए उपयोग में ली जाती है। तो इनकी जो कलर कोडिंग होगी वो होगी RGB। क्या होगी? RGB। R का मतलब रेड, G का मतलब ग्रीन और B का मतलब ब्लू। तो ध्यान रख लेना, ये आपका फेज का होगा, ये आपका अर्थिंग का होगा और ये आपका न्यूट्रल का होगा। तो यहां पर आप क्या करोगे? नीला। क्या करोगे? नीला। जो नीला वायर है वो आपके न्यूट्रल का होता है। ठीक है, अब देखो, यदि सपोज करो इस 2 कोर की 3 कोर की जगह पर यदि वो 2 कोर दे देता, क्या दे देता? 2 कोर दे देता, और उस वक्त आपसे पूछता कि भाई न्यूट्रल का कलर क्या होगा, तो उस कंडीशन में इन दोनों में से एक आता, इन दोनों में से एक आता, क्योंकि
दो कोर वाले में नीला भी हो सकता है और काला भी हो सकता है। ध्यान रख लेना, नीला भी हो सकता है और काला भी हो सकता है। तो इन दोनों में से वो एक आता। कब? जब आपके यहाँ पर दो कोर होता तब। तीन कोर है तो तीन कोर में फिक्स है कि नीला कलर हमेशा न्यूट्रल का होता है। तो ये आपके क्लियर हो गया। तो शुद्ध अर्धचालक में धातु अशुद्धि बढ़ाने पर, यानी कोई भी आपके अर्धचालक है उसमें यदि आप धातु अशुद्धि मिलाते हो, यानी धातु उसमें मिलाते हो तो क्या होगा? तो ध्यान रखना, जब आपके अर्धचालक है, अर्धचालक में यदि आप धातु की अशुद्धि मिला रहे हो तो शौर्य उसकी चालकता बढ़ेगी। तो उसकी चालकता क्या होगी? बढ़ेगी। अब यहां पर एक चीज और नोट करना, यदि यहां पर धातु की जगह पर वो केवल क्या करता? अशुद्धि। क्या करता? अशुद्धि। ठीक है, क्या करता भैया? अशुद्धि करता। तो उस कंडीशन में क्या करते? उस कंडीशन में भी आपको चालकता करनी पड़ेगी, क्योंकि उस जो अर्धचालक होता है, अर्धचालक में हमेशा चालक को ही मिलाया जाता है, यानी धातु को ही मिलाया जाता है, अधातु को उसमें नहीं मिलाया जाता। जब आपके धातु मिलेगी तो शौर्य उसकी चालकता ही बढ़ेगी। तो चाहे आपके धातु अशुद्धि आए या फिर आपके अशुद्धि आए, अर्धचालकों में धातु अशुद्धि या फिर अशुद्धि को मिलाने पर हमेशा उसकी चालकता में वृद्धि होती है। तो कोई, यानी गेज जो है आपके, जो एसडब्ल्यूजी गेज है, उसका ये रूल है कि जिसका नंबर जितना ज्यादा वो उतना ही पतला, और जिसका नंबर जितना कम वो उतना ही मोटा। तो यदि नंबर कम होगा तो वो मोटा होगा, मोटा होगा तो उसमें करंट आपकी ज्यादा जाएगी। तो यहाँ पर है आपके 18, 20, 24, 26। तो सबसे कम कौन सा है? 18। जो सबसे कम होगा वो उतना ही ज्यादा मोटा होगा, जो सबसे ज्यादा होगा वो उतना ही पतला होगा। तो जो ज्यादा मोटा होगा उसमें करंट आपकी ज्यादा जाएगी। तो ये होगा आपका ए वाला 18 SWG। ठीक है, तो ये आपके आ गया समझ में। ठीक है, अगला देखते हैं। मापने के लिए ऑप्टिकल पायरोमीटर। ऑप्टिकल पायरोमीटर किसे कहते हैं दोस्तों? ऑप्टिकल पायरोमीटर कहते हैं धात्विक पायरोमीटर या धात्विक यंत्र, यानी कि इसमें आपके धातु भी होती है, ठीक है, ऑब्लिक पारा भी होता है। ठीक है, अब यहां पर ये नोट करना, पारा क्या है? धातु है या अधातु? पारा क्या है? धातु है या अधातु? कमेंट करके बताओ दोस्तों कि आपके पारा क्या है, धातु है या अधातु? तो पारा आपके क्या है? पारा आपके धातु है, और आर्टिकल यानी कि एक दूसरी भी धातु है, वो भी आपके धातु है। तो दोनों धातु को मिलाकर जो आपके उपकरण बनाया गया वो किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि जो भिन्न भिन्न दो धातु को मिलाकर यदि आपके उपकरण बना दिया गया तो वो हमेशा उच्च तापमान मापने के काम आता है। क्या काम आता है? उच्च तापमान मापने के काम आता है। तो ऑप्टिकल जो पायरोमीटर है, ऑप्टिकल पायरोमीटर द्विधात्विक सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द्विधात्विक सिद्धांत पर कार्य करता है। और जहां पर आपके द्विधात्विक सिद्धांत है तो वहां पर होगा उच्च तापमान। तो यहां पर क्या होगा? आपके उच्च तापमान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। श्रेणी प्रकार का ओम मीटर की रीड शॉर्ट हो जाए, यदि श्रेणी प्रकार के ओम मीटर की रीड शॉर्ट हो जाए तो क्या रीडिंग होगी? यानी जब आपका ये ओम मीटर है, ओम मीटर को श्रेणी में जोड़ दिया तो यदि मान लीजिए इसकी ये वाली रीड हो जाती है शॉर्ट, तो श्योर है दोस्तों ओम मीटर आपके रीडिंग ही नहीं बताएगा, कुछ भी रीडिंग नहीं बताएगा, क्योंकि ओम मीटर किसके लिए बना है? प्रतिरोध के लिए बना है। किसके लिए बना है? प्रतिरोध के लिए। और जब आपकी शॉर्ट हो जाएगा तो शॉर्ट होने में धारा जाएगी, इसमें धारा जाएगी, तो ये बना तो प्रतिरोध के लिए, तो धारा कैसे मापेगा? तो उस कंडीशन में ये मापेगा प्रतिरोध शून्य। क्या मापेगा? प्रतिरोध आपके शून्य मापेगा। तो इसका उत्तर होगा बी। कोई दिक्कत है दोस्तों? आगे अगला कह रहा है तारों के समूह से बनाए गए एकल कंडक्टर को, यानी ये आपका एक तार है, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा,
कई तार अपन ने ले लिए और कई तारों को ऐड कर केवल एक तार बना दिया, कई तारों को ऐड कर केवल एकल तार बना दिया। क्या बना दिया? एकल तार बना दिया। तो आगे वो बोल रहा है एकल कंडक्टर होता है। तो इस एकल तार को क्या कहा जाता है? यानी कई तारों को ऐड कर यदि मैंने एक ही तार बना दिया तो उस तार को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देखो ठोस चालक में कई तार नहीं हो सकते, केवल एक ही तार होगा। जो अपन के रेलवे के अंदर जो OHE होती है उसमें ठोस चालक का उपयोग किया जाता है। दूसरा है गुड कंडक्टर केवल कॉपर का सिंगल जो वायर होता है उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर। ठीक है। अगला है मानक चालक। तो ये जो मानक है, ये मानक यहाँ पर जो लिया गया वो निम्न से लिया गया है। इसका यदि आप दूसरा देखोगे तो वो कहलाएंगे स्टैंडर्ड कंडक्टर। तो कई चालकों को जोड़कर एक चालक यदि बनाया जाए तो उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड कंडक्टर। तो मानक चालक की जगह पर आप क्या आ सकता है? स्टैंडर्ड चालक क्या आ सकता है? स्टैंडर्ड चालक आ सकता है। तो यहाँ पर होगा आपके मानक चालक या स्टैंडर्ड चालक, क्योंकि कई तारों को जोड़कर बनाया गया एकल कंडक्टर स्टैंडर्ड चालक या मानक चालक कहलाता है। तो ये आपको क्लियर है? जहां आवृत्ति की आवश्यकता होती है, तो जहां पर आवृत्ति की आवश्यकता होगी वहां पर श्योर है कि अपन को स्थिर आवृत्ति ही चाहिए, क्योंकि यदि परिवर्तित आपको आवृत्ति मिलेगी तो आपका जो सिस्टम है वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा। तो जहां पर आवृत्ति की आवश्यकता होती है क्रिस्टल ऑसिलेटर उपयोग किए जाते हैं। यहाँ पर क्रिस्टल ऑसिलेटर, अब जहाँ पर आपके ऑसिलेटर आ जाए, ऑसिलेटर का मतलब होता है थराना। क्या होता है? थराना, यानी कि कंपन करना। ऑसिलेटर का मतलब क्या होता है? थराना या कंपन करना। और अपन के यदि इलेक्ट्रिकल में कहीं पर भी आपको ऑसिलेटर नजर आए तो वहां पर यह डिसाइड कर लेना कि वो आवृत्ति की बात बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी की बात बोल रहा है, ये बिल्कुल डिसाइड कर लेना। ठीक है। तो यहाँ पर है जहां आवृत्ति की आवश्यकता होती है वहां क्रिस्टल ऑसिलेटर उपयोग किए जाते हैं। क्रिस्टल का मतलब धात्विक, कौन से? धात्विक ऑसिलेटर का मतलब क्या होता है? थराना उपयोग किए जाते हैं। तो क्यों किए जाते हैं? तो जो धात्विक ऑसिलेटर्स जो होते हैं उनका उपयोग होता है स्थिर आवृत्ति प्रदान करना। तो परिवर्तित से अपन को भाई जब आवृत्ति की आवश्यकता है तो परिवर्तित नहीं होगी, यहाँ पर होगी स्थिर, क्योंकि उच्च भी नहीं निम्न भी नहीं। यानी जहाँ पर आपको आवृत्ति की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर आपको आवृत्ति चाहिए होती है स्थिर। तो स्थिर आवृत्ति के लिए हमेशा क्रिस्टल ऑसिलेटर का उपयोग करते हैं। ऑसिलेटर का मतलब होता है थरथराना या कांपना। जहां पर भी आपको ऑसिलेटर नजर आए वहां पर यह फिक्स कर लेना कि वो फ्रीक्वेंसी की बात बोल रहा है। ठीक है। अब इसको यदि वो बदलेगा तो दूसरे हिसाब से क्या दे सकता है कि क्रिस्टल ऑसिलेटर का उपयोग करते हैं। तो वहां किसके लिए करते हैं? तो वो करते हैं स्थिर आवृत्ति के लिए। या यदि क्वेश्चन आ जाए ऑसिलेटर का उपयोग करते हैं तो ऑसिलेटर का उपयोग करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए या आवृत्ति के लिए, और आपके क्रिस्टल जो आपके ऑसिलेटर है उसका उपयोग करेंगे स्थिर आवृत्ति के लिए। प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाया जाए। अब देखो प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। ये गतिमान होता है या स्थिर होता है? बताओ दोस्तों, ये गतिमान होता है या स्थिर होता है? तो क्या होता है? प्रोटॉन आपके स्थिर रहता है। प्रोटॉन क्या रहता है? आपके स्थिर रहता है। तो श्योर है यदि एक प्रोटॉन के पास दूसरा प्रोटॉन लाया जाए, एक प्रोटॉन के पास दूसरा प्रोटॉन लाया जाए, ये भी प्लस होता है। तो यदि आपकी प्लस मिलेंगे तो ऊर्जा घटेगी या बढ़ेगी? कमेंट करके बताओ दोस्तों, ऊर्जा घटेगी या बढ़ेगी? तो श्योर है दो यदि आपके प्लस जुड़ेंगे तो ऊर्जा आपके बढ़ेगी। अब कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी? तो किसी भी परमाणु में आपके प्रोटॉन गति नहीं करता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन गति करते
हैं तो प्रोटॉन गति नहीं करता और ऊर्जा आपके बढ़ रही है, तो कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज या स्थिर, तो आपके बढ़ेगी स्थिर ऊर्जा। तो इसमें होगा आपके स्थिर ऊर्जा में वृद्धि। क्या होगा, स्थिर ऊर्जा में वृद्धि। यदि दो खाली स्थान की सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब अधिकता, यानी कि वहां पर जो आपके खाली स्थान है वहां पर अधिकतम विद्युतशीलता होती है। तो खाली स्थान अब यहां पर दिया है, तो खाली स्थान अपन के शुद्ध हिंदी दिया है, तो इसका मतलब होता है निर्वात। क्या होता है, निर्वात। तो निर्वात में विद्युतशीलता की अधिकतम मान क्या होता है, तो विद्युतशीलता का अधिकतम मान जो होता है वो होता है आपके इकाई। क्या होता है दोस्तों, इकाई। अब यहां पर आप देख लेना, ठीक है, क्या होता है, इकाई। अब देखो, यदि आपके निर्वात है या खाली स्थान है वहां पर अधिकतम विद्युतशीलता होगी इकाई। क्या होगी, इकाई। यदि आपके धातु है, क्या है, धातु, ध्यान रखना, यदि आपके है धातु तो वहां पर विद्युतशीलता की जो मान होगा, विद्युतशीलता का मान होगा इकाई से अधिक। क्या होगा, इकाई से अधिक। यदि आपके द्रव है, क्या है, द्रव, यानी कि यदि आपके जल है या कोई सा भी द्रव है तो वहां पर जो विद्युतशीलता होगी वो होगी इकाई से कम। कब होगी, इकाई से कम। और शून्य आपके विद्युतशीलता कब होती है, तो कभी भी आपके शून्य विद्युतशीलता नहीं होती है। ध्यान रखना, कभी भी शून्य विद्युतशीलता नहीं होती है। या तो विद्युतशीलता इकाई होगी, या विद्युतशीलता आपके इकाई से अधिक होगी, या विद्युतशीलता इकाई से कम होगी। इकाई से कम जो होती है वो होती है द्रव में, ठीक है। इकाई से जो अधिक होती है वो होती है धातु में, ठीक है। और इकाई जो होती है वो होती है निर्वात में, ठीक है। तो यहां पर खाली स्थान यानी निर्वात की बात बोली है, तो निर्वात की बात बोली है तो वहां पर होगा इकाई, ठीक है। यहां पर ये क्वेश्चन आपके, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें, ये क्वेश्चन आपके 2015 टेक्निकल हेल्पर में आया हुआ है, लेकिन उसे पूछा अलग हिसाब से था। वो मैं आपको बता रहा हूं कि वो पूछा कैसे था। तो पहले तो क्वेश्चन देखो, अमेरिका में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गेज मापा जाता है, यानी जो आपके बायर है, बायर का जो गेज मापा जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वो किस में मापा जाता है। तो देखो, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये 2015 की जो टेक्निकल हेल्पर थी उसमें पूछा गया था, और उसमें पूछा गया था AWG की फुल फॉर्म। क्या पूछा था, AWG की फुल फॉर्म। ये आपके 2015 टेक्निकल हेल्पर में पूछा गया था। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अमेरिकन बायर गेज। क्या होता है, अमेरिकन बायर गेज। ध्यान रखना, क्या होता है, अमेरिकन बायर गेज। AWG का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन बायर गेज। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा है, अमेरिका में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गेज मापा जाता है, तो अमेरिका में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर AWG में गेज मापा जाता है। ये जो वाला गेज है कौन सा, BWG, ये बेल्टिस में मापा जाता है, बेल्टिस बायर गेज। ये आपके अमेरिकन बायर गेज। ये आपके कैलिपर, कैलिपर जो होता है किसी भी मशीन के अंदर के पार्ट्स की माप करता है, किसी भी मशीन के आंतरिक पार्ट्स को जो मापता है वो मापता है कैलिपर, ठीक है। ये है आपके SWG जो भारत में उपयोग किया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर AWG का उपयोग किया जाता है। AWG की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अमेरिकन बायर गेज। क्या होती है, अमेरिकन बायर गेज। तो कोई दिक्कत है यहाँ। अंतरराष्ट्रीय में ओम की परिभाषा क्या दी है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय में ओम की परिभाषा दी है, यदि किसी भी द्रव में या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में 1 एम्पियर, कितना, 1 एम्पियर की धारा दी जाती है और टर्मिनल पर 1 ग्राम आपके द्रव्यमान इकट्ठा हो जाता है, तो वहां पर होगा अपन के 1 अंतरराष्ट्रीय ओम। कितना होगा, 1 अंतरराष्ट्रीय ओम। तो 1 अंतरराष्ट्रीय ओम को जो 1 अंतरराष्ट्रीय ओम है उसको परिभाषित करते हैं द्रव्य से। किससे करते हैं, द्रव्य से। क्योंकि भाई कोई द्रव्य होगा, उस द्रव्य में अपन करंट गुजारेंगे, जब जाके उसके टर्मिनल पर द्रव्यमान इकट्ठा होगा, है ना। तो यहाँ पर आपके जो 1 ओम है वो संबंधित है द्रव्य से, द्रव्य से। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि द्रव्य कौन सा है, तो लोहा आपके द्रव्य नहीं है, कॉपर आपके द्रव्य नहीं है, पारा आपके द्रव्य है। तो इसका मतलब 1 ओम जो अंतरराष्ट्रीय है वो पारे से परिभाषित होता है। किससे परिभाषित होता है, पारे से, ठीक है। तो यहां पर कोई दिक्कत, एक गैल्वेनोमीटर को
एक एमीटर में कैसे बदल सकते हैं। यानी अपन के पास एक गैल्वेनोमीटर है, तो पहले तो कमेंट करके मेरे को ये बताइए कि गैल्वेनोमीटर क्या काम आता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर जो है अपन के वो केवल विद्युत की उपस्थिति दर्शाता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, केवल उपस्थिति बताता है। किसकी उपस्थिति बताता है, धारा की उपस्थिति बताता है। ठीक है, वो आपके करंट को नहीं मापता, केवल वो ये दर्शाता है कि यहाँ पर करंट आपके मौजूद है। यदि उससे आप करंट मापोगे तो श्योर है उसमें धारा आपकी आनी चाहिए धारा। अब धारा कब आएगी, धारा जब आएगी जब उसके साथ अपन कोई लोड जोड़ देंगे। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि कब लोड जोड़ेंगे, जब जाके वो लोड बढ़ता है। तो यहाँ पर देखो विकल्प देखो, एक श्रेणी में प्रतिरोध जोड़कर, तो भाई प्रतिरोध अपन जोड़ेंगे तो उसका लोड बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी तो उसे आसानी से माप सकते हैं। तो इसका उत्तर है आपके कि किसी भी गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में यदि एक प्रतिरोध लगा दिया जाए तो वहां पर धारा का मान बढ़ जाता है, और धारा का मान यदि आपके बढ़ेगा तो गैल्वेनोमीटर आराम से करंट को माप देगा। अपन का क्या कह रहा है, संपूर्ण तरह से आवेशित संधारित्र में विद्युत धारा प्रवाहित तो होती है। यदि मान लीजिए दोस्तों आपके पेट में 4 रोटी खाने की क्षमता है और आपने 4 रोटी खा ली और मैं लेके आऊं आपके लिए गाजर का हलवा, तो बताओ आप खाओगे या नहीं खाओगे। तो जीभ तो ललचाएगी लेकिन पेट फूट सकता है। तो बस वो ही यहाँ पर सिद्धांत है, जब आपके संधारित्र पहले से ही पूरा चार्ज है तो उसमें जो करंट प्रवाह होगा वो होगा शून्य। क्या होगा दोस्तों, शून्य। यानी कि कोई भी करंट उसमें प्रवाह नहीं होगा। बैठी समझ में, क्योंकि भाई जब आपके संधारित्र जो होता है वो क्या करता है, चार्ज होकर किसी भी लोड को करंट देता है। यदि वो पहले से ही चार्ज है और उसमें करंट दिया जाए तो सीधी सी बात है उसमें होके करंट आपके प्रवाहित नहीं होगी। इसलिए हमेशा जो संधारित्र होता है आपके कैपेसिटर होता है, तो कैपेसिटर को ज्यादातर किस में जोड़ा जाता है दोस्तों, ज्यादातर पैरेलल में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है, ताकि धारा के लिए अलग मार्ग मिल सके। क्योंकि देखो श्रेणी में यदि आप कैपेसिटर को जोड़ोगे तो श्रेणी में कैपेसिटर को जोड़ने पर धारा के लिए एक ही मार्ग होगा। यदि सपोज कीजिए ये अपन के चार्ज हो गया पूरा, तो इसमें से करंट आपके जाएगी नहीं, करंट नहीं जाएगी तो करंट हो जाएगी ब्लॉक। करंट क्या हो जाएगी, ब्लॉक। और यदि इसे पैरेलल में जोड़ दिया तो यहां से करंट लेगा और इधर होके करंट दे देगा, तो कभी भी ये पूरा आवेशित नहीं होगा। तो इसीलिए ज्यादातर कैपेसिटरों को पैरेलल में जोड़ा जाता है। पैरेलल में कैपेसिटरों को इसलिए जोड़ा जाता है ताकि वो कभी भी पूरा आवेशित ना हो। तो इसका मतलब है कि लीकेज धारा जो आपकी क्षरण धारा है, अब वो कैसे, आपके सपोज कीजिए ये आपके एक मोटर है, ये क्या है आपके पास मोटर है। ठीक है, ध्यान से देखना, क्यों एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना। और मैंने आपको बता दिया जो मैं आपको 500 क्वेश्चन बताऊंगा वो 500 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनसे आपका पूरा की पूरा कोर्स हल हो जाएगा। उसके बाद एग्जामिनर अपना बिल्कुल जी जान से जैसा जोर लगा लेगा ना क्वेश्चन डालने के लिए, वो क्वेश्चन को भी आप आसानी से हल कर दोगे। ठीक है, तो देखो मान लीजिए ये अपन के मोटर है। ठीक है, इस मोटर में मैंने अर्थिंग कर रखी है। क्या कर रखी है, अर्थिंग कर रखी है। सपोज कीजिए ये मेरा आ रहा है P और ये मेरा आ रहा है N, ये तो मेरा आ रहा है फेज और ये मेरा आ रहा है न्यूट्रल। सपोज कीजिए यदि ये मेरा फेज है, ये मेरी मोटर की बॉडी को टच कर जाता है, तो मोटर की बॉडी को टच करेगा तो आधी सप्लाई तो आपकी मोटर के अंदर जाएगी और आधी सप्लाई आपके बॉडी पर आएगी। और बॉडी की सप्लाई कहाँ पर चली जाएगी, बॉडी की सप्लाई आपके अर्थ पर चली जाएगी। तो इसको बोलेंगे अपन लीकेज या क्षरण धारा। क्या बोलेंगे इसको, लीकेज या क्षरण धारा। तो अब वो ये कहता है कि क्षरण धारा मानव शरीर के बजाय, अब यदि मान लीजिए यहाँ पर आपके ये जो बॉडी है इस बॉडी में करंट आ रहा है,
अब मान लीजिए मैं इस बॉडी को टच करूं, तो कमेंट करके मेरे को ये बताओ कि मेरे को विद्युत झटका लगेगा या नहीं लगेगा। मैंने इस बॉडी को टच कर रखी है और बॉडी में करंट आ रहा है और उस मोटर को अर्थिंग कर रखी है, तो बताओ मेरे को झटका लगेगा या नहीं लगेगा। कमेंट करके बताना दोस्तों कि मेरे को झटका लगेगा या नहीं लगेगा। तो इस कंडीशन में मेरे को झटका नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि जो क्षरण धारा है वो कोई सी भी धारा हो, चाहे वो क्षरण धारा हो या मुख्य धारा हो, हमेशा शॉर्ट मार्ग ढूंढती है और निम्न रेजिस्टेंस वाला मार्ग ढूंढती है। तो मानव का जो शरीर है उसका रेजिस्टेंस होता है ज़्यादा, और जो पृथ्वी होती है, जमीन होती है, उसका रेजिस्टेंस होता है कम। तो मानव और पृथ्वी, मानव का रेजिस्टेंस होता है ज़्यादा और पृथ्वी का रेजिस्टेंस होता है कम। तो दोनों में से सबसे पहले धारा किस में से गुजरेगी? तो सबसे पहले उसमें से धारा गुजरेगी जिसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो सबसे पहले धारा गुजरेगी पृथ्वी में से। ठीक है, तो क्वेश्चन अपन का यही कह रहा है कि क्षरण धारा मानव शरीर के बजाय भूसंपर्क तार का मतलब अर्थिंग, ठीक है, भूसंपर्क तार से होकर प्रभावित होती है। तो क्यों प्रभावित होती है? क्योंकि भूसंपर्क जो अर्थिंग तार है अपन का, उसका रेजिस्टेंस होता है कम और मानव शरीर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है ज़्यादा। इसलिए धारा भूसंपर्क यानी कि अर्थिंग में से प्रभावित होती है। तो इसका आंसर आवृत्ति से कोई मतलब नहीं, प्रतिरोध से मतलब है। और प्रतिरोध क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यदि प्रतिरोध होगा कम तो ही उसमें से धारा आपके जाएगी। अब यदि मान लीजिए इसका प्रतिरोध है ज़्यादा और मानव का प्रतिरोध है कम, तो क्या होगा? यहाँ पर धारा नहीं जाएगी। धारा कहाँ पर जाएगी? मानव शरीर पर धारा जाएगी, यानी मानव शरीर को झटका लगेगा। अब क्या करते हैं, जो ये अर्थिंग होती है ना अपन की, इस अर्थिंग का रेजिस्टेंस हमेशा कम रखा जाता है। और रेजिस्टेंस कम रखने के लिए क्या करते हैं? उसमें कोयला डालते हैं, नमक डालते हैं, नमी बनाए रखते हैं ताकि उसका रेजिस्टेंस कम रहे। कभी कभी यदि अर्थिंग का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, उस कंडीशन में ये मोटर आपको झटका दे सकती है। क्यों देगी? क्योंकि उस कंडीशन में अर्थिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके क्वेश्चन हल हो गया। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? आगे समझ में। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, कंड्यूट के अंदर, कंड्यूट जो पाइप होता है, कंड्यूट पाइप तो आप जानते हो जो आपके फूंकने की तरह होता है, गोल होता है। तो कंड्यूट के अंदर तार खींचने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? अब ये ध्यान रख लेना, मैंने आपको बता दिया कि अपन एक क्लास ऐसी करेंगे जिसमें यह बताया जाएगा आपको कि आप किस प्रकार सरलता से प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। यानी कि जो आपकी एक क्लास होगी, वो क्लास करने के बाद आप बिल्कुल आधे हो जाओगे। यानी कि उस क्लास को करने के बाद आपके पास 4 ऑप्शन में से केवल 2 ही ऑप्शन रह जाएंगे उस क्लास को करने के बाद। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन केवल ये देखें, जब क्लास होगी जब बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखें, कंड्यूट के अंदर तार खींचने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो देखो, टर्पर सबसे पहला है। टर्पर आपके तार खींचने वाला ही उपकरण है। टर्पर क्या है? आपके तार खींचने वाला ही उपकरण है। लेकिन ये कौन से तार खींचता है? जो अपन के रेलवे के अंदर जो OHE जो होती है ना, जो रेलवे के ऊपर जो वायर होते हैं, उस वायर को खींचने के लिए टर्पर का उपयोग करते हैं। जबकि यहाँ पर कंड्यूट पाइप की बात बोल रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता। छेनी है, छेनी से अपन तार खींच ही नहीं सकते। पेचकस है, पेचकस से अपन तार खींच नहीं सकते। बच्चा अपन के पास क्या? मिड प्लायर जो होता है, ये आगे से इस प्रकार गोल होता है और झुका हुआ होता है, उसको बोलते हैं मिड प्लायर, जिसको अपन की जो लैंग्वेज है इंग्लिश, उसमें बोलते हैं फिश टेप। क्या बोलते हैं उसको? फिश टेप बोलते हैं। मिड प्लायर को क्या बोलते हैं? फिश टेप बोलते हैं। तो हमेशा कंड्यूट पाइप जो होता है, उसके अंदर से तार खींचने का जो औजार उपयोग में लिया जाता है वो होता है अपन के मिड प्लायर या फिश टेप।
BIS के अनुसार, ये BIS क्या है मैंने आपको अगली कक्षा में ही पढ़ाया था। ये BIS जो है आपके मानक है जो आपके सुरक्षा से संबंधित आपका ख्याल रखता है, ठीक है। तो BIS के अनुसार बिजली के अनुप्रयोग के लिए उपयोग सब सर्किट। अब यहाँ पर ये नोट कर लेना, इस क्वेश्चन को वो थोड़ा घुमा भी सकता है। यहाँ पर सब सर्किट दिया है, क्या दिया है यहाँ पर? सब सर्किट। सब सर्किट की जगह पर यदि मान लीजिए पावर सर्किट, यानी कि पावर आपके सर्किट दे, क्या दे? सब सर्किट की जगह पर पावर सर्किट दे, उस कंडीशन में क्या करोगे? या सब सर्किट दे तो उस कंडीशन में क्या करोगे? तो सब सर्किट और पावर सर्किट दोनों की दोनों अपन के एक है दोस्तों, चाहे उसको सब सर्किट बोल दो या पावर सर्किट बोल दो, दोनों की दोनों एक है। तो पावर सर्किट और सब सर्किट में हमेशा 3 kV यानी कि 3 kW क्या होता है? 3 kW 3 किलोवाट का भार लगाया जा सकता है। यदि सपोज कीजिए इस सब सर्किट और पावर सर्किट की जगह पर लाइट एंड फैन आ जाए, क्या आ जाए? लाइट एंड फैन आ जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? यदि मान लीजिए आपके सब सर्किट की जगह पर, सब सर्किट या पावर सर्किट की जगह पर लाइट एंड फैन आ जाए, उस कंडीशन में आप क्या करोगे? तो उस कंडीशन में आपको करना पड़ेगा 800 वाट। कितना करना पड़ेगा? 800 वाट करना पड़ेगा। तो या तो क्वेश्चन आपके सेम टू सेम इस प्रकार आ जाएगा, और यदि वो क्वेश्चन को घुमाएगा तो सबकी जगह पर पावर दे सकता है या दोनों की जगह पर लाइट एंड फैन सर्किट दे सकता है। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन कह रहा है घूमने वाला परिणामित्र किसे कहते हैं? परिणामित्र का मतलब क्या होता है? परिणामित्र का मतलब होता है ट्रांसफार्मर। तो ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर है जो अपन के घूमने वाला है? देखो, आपने ट्रांसफार्मर के बारे में ये बात सुनी होगी कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थितिक युक्ति है। स्थितिक का मतलब यानी वो स्थिर रहने वाली युक्ति है, उसके अंदर कोई भी घूमने वाला भाग नहीं है। तो यहाँ पर घूमने वाले भाग की बात बोल रहा है, इसका मतलब वो ट्रांसफार्मर नहीं हो सकता, वो ट्रांसफार्मर नहीं हो सकता। तो उससे जब वो ट्रांसफार्मर नहीं हो सकता तो उसे ट्रांसफार्मर कहा क्यों है? क्योंकि जिस प्रकार ट्रांसफार्मर जिस सिद्धांत पर अपन के काम करता है वो भी उसी सिद्धांत पर आपके काम करता है, इसलिए उसको ट्रांसफार्मर बोला है। तो आपके जो ट्रांसफार्मर है ये किस पर काम करता है? एसी पर या डीसी पर? तो आपके एसी पर काम करता है, डीसी पर तो ये काम करता ही नहीं है। तो देखो, कोई भी क्वेश्चन जो होगा ना दोस्तों, पहले उस क्वेश्चन को पढ़ के चारों तरफ के अपने दिमाग के पुर्जे खोल लिया करो, ये क्योंकि वो कहीं से भी पूछ सकता है। क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि परीक्षा लेने वाला ना मेरा साला है, ना आपका साला है, ना मेरा ससुरा है, ना आपका ससुरा है। तो जब वो हमारा कोई नातेदार ही नहीं है तो वो अपन को ऐसे क्वेश्चन क्यों देगा जो सीधा हलवा हो? हलवे का मतलब समझते हो? हलवा को इसलिए सीधा कहा जाता है क्योंकि हलवा एक ऐसा व्यंजन है जिसको खाने के बाद ना हलते हैं गलवा और ना हलते हैं डाढ़, इसलिए उसको बोलते हैं हलवा। ना डाढ़ हले ना गलवा, देगा नहीं। तो अब यहाँ पर वो बात जो कर रहा है वो कर रहा है कि ट्रांसफार्मर जिस सिद्धांत पर काम कर रहा है उस सिद्धांत पर काम करने वाली कौन सी युक्ति है जो अपन के घूमती भी है। तो ट्रांसफार्मर अपन का डीसी पर काम नहीं करता, एसी पर काम करता है। तो यहाँ पर डीसी मोटर है, ये नहीं हो सकता, ये भी डीसी मोटर है, ये नहीं हो सकता, ये भी डीसी मोटर है, ये नहीं हो सकता, और ये अपन के एसी मोटर है, तो इसलिए ये वाला होगा। अब यहाँ पर इसको बोला गया है प्रेरण मोटर। यदि यहाँ पर एसी मोटर होता, केवल क्या होता? एसी मोटर, उस कंडीशन में आपके कोई नहीं विकल्प आता। यदि यहाँ पर एसी मोटर देता ना वो, तो वहाँ पर आपके कोई नहीं विकल्प आता। लेकिन ज़्यादातर जो एसी मोटर है वो आपके प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है, तो इसलिए यहाँ पर होगा प्रेरण मोटर। अगला क्वेश्चन, बैटरी की रेटिंग अंकित होती है।
अब देखो कोई कोई क्वेश्चन वो बिल्कुल सरल दे देता है और कोई कोई क्वेश्चन को वो घुमा देता है। यहाँ पर भी जो घुमा सकता है ना वो भी बता दूंगा कि यहाँ पर वो आगे कैसे घुमा सकता है। यानी कि मैं आपको हर क्वेश्चन के बारे में एक एक चीज़ क्लियर करके बता दूंगा कि अब आएगा तो वो सेम टू सेम आ जाएगा और नहीं आएगा यदि घुमा के वो आएगा तो आपको ये भी बता दूंगा कि वो किस प्रकार घुमाएगा। बस आप अपने माइंड को बिल्कुल स्थिर रखना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर है बैटरी की रेटिंग अंकित की जाती है। तो बैटरी की रेटिंग एम्पियर में व्यक्त नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि बैटरी करंट तो निकालती है लेकिन समय के अनुसार भी चलती है, तो एम्पियर आपके नहीं होगा। वाट से तो आपकी जो बैटरी है उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बैटरी भाई लोड नहीं है। बैटरी आपके क्या है? बैटरी आपके लोड देने वाली है, और लोड किस में देती है? वो करंट में देती है, धारा में देती है। तो वाट अपन के हो ही नहीं सकता। एम्पियर घंटा, तो यहाँ पर क्या होगा आपके एम्पियर घंटा, जिसको बोलते हैं AH। क्या बोलते हैं? AH। और यहाँ पर है आपके वाट, यहाँ पर क्या है? वाट। तो ये भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो यूपीपीसीएल में यदि क्वेश्चन पूछेगा तो सेम टू सेम पूछेगा। क्या पूछेगा? सेम टू सेम पूछेगा। और अगर आपके जो टेक्निकल हेल्पर है, आपके जो राजस्थान की बिजली बोर्ड है, उसमें यदि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो वो उसको थोड़ा सा घुमा सकता है, और थोड़ा सा घुमाने पर क्या करेगा? यहाँ पर वो दे देगा वोल्ट। क्या दे देगा? वोल्ट। और पांचवा विकल्प आपके टेक्निकल हेल्पर में आता है, तो पांचवा विकल्प वो दे देगा C और D। क्या दे देगा? C और D। तो उस कंडीशन में आपको C और D करना है, क्योंकि रेटिंग का मतलब ये नहीं है कि वो कितना दे रहा है। रेटिंग का मतलब ये भी होता है कि वो कितना ले रहा है और कितना दे रहा है। तो आपकी जो बैटरी है वो वोल्टेज से भी चार्ज होती है और वोल्टेज से डिस्चार्ज भी होती है। तो यदि आपके टेक्निकल हेल्पर में वो पूछता है तो थोड़ा सा घुमा सकता है, बाकी यूपीपीसीएल में बिल्कुल सेम टू सेम आपके आएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत है यहाँ पर? आगे अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक सुरक्षा के अनुसार लाल रंग अंकित होता है। तो मैंने आपको बताया था कि सुरक्षा आपके दो प्रकार की होती है। क्या बताया था मैंने आपको? सुरक्षा आपके दो प्रकार की होती है। एक होती है व्यावसायिक सुरक्षा, जिसको मशीन या सिस्टम की सुरक्षा बोलते हैं, और दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा। तो यहाँ पर ये मशीन या सिस्टम सुरक्षा की बात बोल रहा है। तो मशीन या सिस्टम यानी कि सपोज करिए अपन के पेट्रोल पंप है, तो पेट्रोल पंप क्या है? मशीन है ना, मशीन या एक सिस्टम है ना। तो वो ये बोल रहा है कि लाल रंग अंकित करते हैं। तो जहां पर भी आपको लाल रंग नजर आ जाए तो वहां पर श्योर कर लेना कि वहां पर खतरे की निशानी है। वहां पर किसकी निशानी है? खतरे की निशानी है। अब खतरा किस चीज से होगा तो वो देख लेते हैं। तो पहला है प्राथमिक शिक्षा है, तो इससे तो अपन को खतरा हो ही नहीं सकता भाई, ये तो जीवन बचाता है, तो इससे तो अपन को खतरा है नहीं। दूसरा, तत्काल कोई खतरा नहीं है, जब वहां पर पहले से ही कोई बोर्ड लगा हुआ है कि तत्काल यानी कि अभी जो है यहां पर खतरा नहीं है तो वहां पर अपन जा सकते हैं। भाई रेड होगा तो नहीं जा सकते, लेकिन रेड है उसके बावजूद भी यदि वहां पर लिखा हुआ है कि तत्काल यहां पर कोई खतरा नहीं है तो वहां पर अपन जा सकते हैं। इसको अपन एक हिसाब से बोल सकते हैं आदेशात्मक चिन्ह। क्या बोल सकते हैं इसको? आदेशात्मक चिन्ह बोल सकते हैं। और जो पूछा गया है लाल रंग, तो लाल रंग जो पूछा है वो निषेधात्मक के बारे में पूछा है, क्योंकि लाल रंग जो हमेशा होगा वो निषेधात्मक में ही होगा। तो इसमें अपन के नहीं है, ये निषेधात्मक नहीं है, ठीक है, ये वाला निषेधात्मक नहीं है। सुरक्षा उपकरण, सुरक्षा उपकरण जो है जिसको बोलते हैं PPE, ये किससे संबंधित है? ये अपन का व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित है, जबकि पूछा है व्यावसायिक सुरक्षा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा है अपन के पास अग्नि और सुरक्षा। तो जहां पर अग्नि और सुरक्षा जो होगी वहां पर अपन नहीं जा सकते हैं और वहां पर रेड कलर का क्रॉस आपको मिलेगा, ठीक है। गया है कि निम्न में वोल्ट इकाई नहीं है, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट है, विभव की इकाई वोल्ट है और विभवांतर की इकाई वोल्ट है। केवल किसकी इकाई वोल्ट नहीं है? चुंबकीय प्रेरण बल की इकाई वोल्ट नहीं है। तो इसमें होगा ए वाला, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को यदि वो घुमाएगा, और घुमाएगा कहाँ पर? टेक्निकल हेल्पर में घुमाएगा। तो टेक्निकल हेल्पर में यदि घुमाएगा तो वह चुंबकीय प्रेरण बल की जगह पर, क्या? चुंबकीय प्रेरण बल की जगह पर दे देगा आपको विद्युत प्रेरण
बल, क्या दे देगा आपको, विद्युत प्रेरण बल। और जो पांचवा विकल्प है ई, वो दे देगा कोई नहीं, क्या दे देगा, कोई नहीं, या फिर दे देगा सभी, यह दे देगा वो सभी। ये विकल्प आपका पांचवा दे देगा। ये कहाँ पूछेगा, ये टेक्निकल हेल्पर में पूछेगा। यदि वो आपके विद्युत प्रेरण बल दे तो विद्युत प्रेरण बल को अपन बोलते हैं बैंक EMF, क्या बोलते हैं, बैंक EMF, यानी विरोधी विद्युत वाहक बल बोलते हैं। तो विरोधी विद्युत वाहक बल की इकाई भी क्या होती है, वोल्ट होती है। इसकी भी इकाई वोल्ट है, इसकी भी इकाई वोल्ट है, इसकी भी इकाई वोल्ट है, तो इसका मतलब होगा सभी। और यदि विकल्प कोई नहीं दे तो भाई सबकी इकाई है, इसका मतलब कोई नहीं होगा। तो यहां पर वो घुमाएगा तो टेक्निकल हेल्पर में घुमाएगा। क्वेश्चन कहता है कौन सी वायरिंग स्थायी उद्देश्य के लिए नहीं है। अब वही वाली बात है, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, जो डबल ज्ञानी या महान ज्ञानी होगा, वो सोचेगा स्थायी वायरिंग है, जबकि यहाँ पर बोल रहा है स्थायी वायरिंग नहीं है। क्योंकि देखो जो क्वेश्चन दिखने में थोड़े सरल लगते हैं ना, उनमें गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो बस आपसे गुजारिश यही है मेरी कि सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ो, चाहे उसका उत्तर आप पे आए या ना आए, लेकिन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर है कौन सी वायरिंग स्थायी उद्देश्य के लिए नहीं है। स्थायी उद्देश्य का मतलब वो वायरिंग है अपन के अस्थायी वायरिंग। तो या तो वो स्थायी उद्देश्य की जगह पर आपको दे सकता है अस्थायी वायरिंग। अगर ये दोनों नहीं देगा तो वो तीसरा आपको दे सकता है मेला ऑब्लिक उत्सव, या वो दे सकता है कि मेले और उत्सव में उपयोग की जाने वाली वायरिंग है, मेले या उत्सव में की जाने वाली वायरिंग है। या फिर वो देगा स्थायी वायरिंग है, स्थायी वायरिंग नहीं है, या वो देगा स्थायी वायरिंग नहीं है, या फिर वो देगा मेला और उत्सव में उपयोग की जाने वाली वायरिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो CTC या TRS, ये वाली जो वायरिंग है, ये वाली वायरिंग अपन के स्थायी वायरिंग है और इसका उपयोग करते हैं केमिकल फैक्ट्रियों में। इस वायरिंग का उपयोग कहाँ पर करते हैं, केमिकल फैक्ट्री में CTS या TRS वायरिंग का उपयोग करते हैं, यानी कि ये औद्योगिक वायरिंग है, ठीक है। तो ये स्थायी वायरिंग है, तो ये अपन के हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, क्या स्थायी उद्देश्य के लिए नहीं है, यानी कि वो वायरिंग होनी चाहिए अस्थायी। तो ये अपन के स्थायी है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। PVC, ये अपन के घरों में की जाने वाली जो आजकल आमतौर पर जो वायरिंग की जाती है वो की जाती है PVC, तो ये भी अपन के स्थायी वायरिंग है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तीसरा है धात्विक, इसको बोलते हैं कंट्यूट पाइप वायरिंग, धात्विक वायरिंग है, इसको बोलते हैं कंट्यूट पाइप वायरिंग, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा अपन के पास क्लिट का मतलब होता है एक लकड़ी की पट्टी होती है, उस लकड़ी की पट्टी को दीवार पर लगा दिया जाता है और उस लकड़ी की पट्टी के ऊपर आपके वायर गुजारे जाते हैं, जिसको खुली वायरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खुली वायरिंग भी बोलते हैं। तो ये है अपन के अस्थायी वायरिंग, ये अपन के वह वायरिंग है जो स्थायी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं की जाती है। ये केवल 1 महीना 2 महीना 7 दिन, यानी जब तक आपका काम चलता है जब तक के लिए इसका उपयोग करते हैं, साल 2 साल के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन अपन का क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है उपभोक्ता परिसर से जुड़ी सर्वोपरि लाइन को कहा जाता है। उपभोक्ता का मतलब होता है आपके मीटर, क्योंकि भाई ये मीटर है, मीटर में से कहाँ पर जाएगी वायरिंग, घर पे। तो जो ये वाली वायर है, ये वाली जो तार है, ये तार अपन की कहाँ पर जुड़ी है, ये जुड़ी है अपन की सिरोपरि पर। किस पर जुड़ी है, सिरोपरि पर। तो ये तो आपकी वितरण लाइन हो गई, कौन सी हो गई, वितरण, ठीक है। अब ये वितरण लाइन से कनेक्शन करके और मैंने यहाँ पर लगा दिया, कहाँ पर पहुँच गई, मीटर पे। तो इसको बोलेंगे सर्विस लाइन, इसको क्या बोलेंगे, सर्विस लाइन बोलेंगे। तो वो बात यही कर रहा है कि उपभोक्ता परिसर से जुड़ी, ये आपके उपभोक्ता हो गया, ठीक है, और उपभोक्ता के अंदर ही आपके मीटर लगा हुआ होगा। तो यहां से जुड़ी हुई लाइन जो सिरोपरि, यानी कि जुड़ी हुई लाइन जो सिरोपरि से जुड़ी हुई है, यानी कि वह उपभोक्ता परिसर से जुड़ी सिरोपरि लाइन, ये वाली लाइन, और ये कहां पर होती है, यानी कि तुम्हारे घर के अंदर तो नहीं होती है, ये
तुम्हारे घर से बाहर निकलकर सिरोपरि जो लाइन है, वितरण लाइन है, वितरण लाइन पर जुड़ती है। तो यहाँ पर होगा आपके सर्विस लाइन, ठीक है। अब विकल्प के आधार पर देखोगे तो ये सर्विस लाइन आपके है, ठीक है। लोड लाइन, तो लोड लाइन कौन सी होगी भाई, तो सीधी सी बात है, सारी की सारी जो लाइन है वो लोड लाइन है अपन के, तो अपन लोड लाइन इसको कह ही नहीं सकते, क्योंकि एक पंखे के लिए भी जो लगी हुई वायरिंग है वो भी आपके लोड वायरिंग है, एक बल्ब के लिए लगी है वो भी लोड वायरिंग है, तो लोड वायरिंग तो अपन बोल ही नहीं सकते इसको। वितरण लाइन, तो वितरण लाइन तो ये वाली लाइन हो गई, तो वितरण लाइन हो नहीं सकती। सप्लाई होती है वो होती है 11 kV, तो इसका अपन उपयोग घर में कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पर केवल क्या विकल्प होगा, सर्विस लाइन ही यहाँ पर विकल्प होगा। घर में की जाने वाली वायरिंग की सुरक्षा के लिए, यानी घर में आपने जो वायरिंग कर रखी है, घर में आपने जो वायरिंग कर रखी है उस वायरिंग की सुरक्षा के लिए। अब सुरक्षा के लिए कैसे, सपोज कीजिए ज़्यादा सप्लाई आ गई, तो ज़्यादा सप्लाई आ गई तो आपकी वायरिंग जल सकती है, ज़्यादा लोड पड़ गया तो भी आपकी वायरिंग जल सकती है। तो उस कंडीशन में आप किसका उपयोग करोगे, तो देखो ये है SF6CB, ये आपके 33 kV / 25 kV के लिए उपयोग की जाती है, यानी कि घर के उपयोग के लिए नहीं है। ये आपकी HT, दूसरा है BCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ये भी आपके हाई टेंशन के लिए है। तीसरा है OCB ऑयल सर्किट ब्रेकर, ये भी आपकी हाई टेंशन के लिए है। D है आपका MCB, तो वो है आपके MCB। ये आपका अभी जो एग्ज़ाम हुई थी जयपुर मेट्रो की उसमें पूछा गया था, लेकिन 2015 JBBNL की 2015 में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आया था, लेकिन इसको बस थोड़ा सा बदल दिया, और बदल क्या दिया, यहाँ पर MC की जगह पर दे दी थी ELCB। क्या दे दी थी, ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। यदि यहाँ पर कहीं भी वायरिंग में अर्थ लीकेज हो जाता है, तो अर्थ लीकेज हो जाएगा तो लोड बढ़ जाएगा, तो आपकी वायरिंग जल सकती है। तो जहाँ पर भी आपके अर्थ लीकेज हो जाएगा उस कंडीशन में ये MCB आपके ट्रिप मार जाएगी। तो ये भी आपके क्या है, ये भी आपके वायरिंग की सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। तो ये जो MCB है ये वायरिंग की सुरक्षा के साथ साथ आपको विद्युत झटके से भी बचाती है। तो फिलहाल में जो आपके नई वायरिंग हो रही है, तो नई वायरिंग में MCB के अलावा प्रत्येक कक्ष के लिए एक ELCB जोड़ी जाती है। ये आपके UPPCL की जो 2021 की शिफ्ट 2 का पेपर है, शिफ्ट 2 का पेपर है 2021 की UPPCL की, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपके आया है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखो दोस्तों, और ध्यान पूर्वक देखने के बाद कमेंट करके मेरे को बताओ कि इसका उत्तर क्या है। परीक्षा लेने वाला अपन का ससुरा नहीं होता, तो परीक्षा लेने वाला अपन की बुद्धि की परीक्षा भी करता है कि अपन कितने ज्ञानी है, या महान ज्ञानी है, या डबल ज्ञानी है। तो क्वेश्चन को करने के बाद जब अपन उनका आंसर देखते हैं, उनका आंसर देते हैं, उसके बाद ही पता चलता है कि अपन कितने बुद्धिमान है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका उसी स्थिति को बताता है कि अपन कितने बुद्धिमान है। तो कोई क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाएगा जो केवल आपके दिमाग को घुमाता है, आपको बेवकूफ बनाने का प्रयास करता है। लेकिन दोस्तों वो क्वेश्चन से आप बेवकूफ मत बनना, ठीक है दोस्तों। तो देखो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। खुले पतन की स्थिति में, पतन का मतलब होता है परिपथ, क्या होता है, परिपथ, और वो बात कर रहा है सेल की। किसकी बात कर रहा है, सेल की। तो मान लीजिए ये अपन का सेल है, सेल में ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो वो कह रहा है खुले पतन की स्थिति में टर्मिनल वोल्ट, तो टर्मिनल वोल्ट का मतलब है 2.2। किस स्थिति में, जब आपके कोई भी लोड नहीं लग रहा। तो यदि आपके कोई भी लोड नहीं लग रहा, उस कंडीशन में मापा गया वोल्टेज जो होता है वो कहलाता है विद्युत वाहक
बल। क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। यानी विद्युत वाहक बल हमेशा बिना लोड के होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे सीधा यहाँ से पढ़ने के बाद सीधा आप यहाँ पर आओगे, पूछ क्या रहा है? तो वो पूछ रहा है विद्युत वाहक बल होगा। विद्युत वाहक बल पूछ रहा है, तो विद्युत वाहक बल पूछ रहा है तो कितनी करंट है, कितना वोल्टेज है, इससे अपन को कोई मतलब ही नहीं है। बिना लोड का कितना है वो ही आपके होगा। तो बिना लोड कितना है, यानी कि जब आपके खुला परिपथ है तो खुले परिपथ में लोड नहीं है, तो लोड नहीं है तो जो आपके टर्मिनल वोल्टेज होगा वो ही आपके विद्युत वाहक बल होगा। तो टर्मिनल वोल्टेज आपके 2.2 है तो विद्युत वाहक बल भी आपके 2.2 होगा। ठीक है। अब आगे क्या किया इसने, बेवकूफ बनाने के लिए या आपका माइंड घुमाने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा लंबा कर दिया। और क्या कर दिया, यदि 0.4 धारा प्रवाहित होती है, अब उसने क्या किया, बाद में एक लोड जोड़ दिया और लोड जोड़ने पर बोल रहा है कि 0.4 एम्पियर आपके प्रवाहित होती है। क्योंकि धारा कब प्रवाहित होगी, जब आपके परिपथ बंद होगा। पहले तो खुले परिपथ की बात करी थी, उसके बाद बंद परिपथ की बात बोल दी। क्यों? क्योंकि धारा बहेगी तो बंद परिपथ हो जाएगा। तो यदि 0.4 एम्पियर धारा बह रही है, जब धारा बहेगी तो पहले टर्मिनल वोल्टेज था 2.2, तो धारा बहेगी तो टर्मिनल वोल्टेज घट जाएगा और घट के कितना रह गया, 1.8 रह गया, 1.8 रह गया। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसे लोड से लगने न लगने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि विद्युत वाहक बल हमेशा बिना लोड मापा जाता है। तो ये क्वेश्चन केवल आपको बेवकूफ बनाने के लिए डाला गया था, ये क्वेश्चन केवल आपकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए डाला गया था। तो हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाते हैं जो केवल आपकी बुद्धि का विनाश करने के लिए बने होते हैं या आपको डिस्टर्ब करने के लिए बने होते हैं। तो कृपया करके ऐसे क्वेश्चनों से बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो ये आ गया आपकी अच्छी तरह समझ में। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपके विभव आ जाए तो विभव हमेशा पृथ्वी से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है? पृथ्वी से जुड़ा हुआ होता है। तो जहाँ पर भी आपके विभव आए और विकल्प में कहीं पर भी आपको पृथ्वी नजर आए, आंख बंद करके पृथ्वी पर ठोक देना। तो यहाँ पर आपके भूमि आ गया तो केवल इसको करना है, बाकी को देखो ही मत के बाकी पे क्या है, क्योंकि विभव जो है अपन के वो पृथ्वी से संबंधित है। तो बैठ गई यहाँ पर समझ में।